नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ये नंबर आप देख रहे हैं आपके सामने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग और वोटों की गिनती यानी कि काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी। लेकिन एक फेज का ये चुनाव है, इसकी घोषणा तो हो गई। इसके साथ साथ ये माना जा रहा था कि गुजरात की भी घोषणा होगी, लेकिन वो नहीं हुई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो उन्होंने बताया उससे ज्यादा चर्चा इस बात पे हो गई है जो उन्होंने नहीं बताया है कि गुजरात की डेट्स का ऐलान क्यों नहीं किया है उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव क्या साथ नहीं होंगे, और अगर साथ हो रहे हैं तो फिर उसकी डेट कब अनाउंस की जाएगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सहयोगियों का। अखिलेश शर्मा हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं और कादम्बिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये विचित्र है कि दो राज्य हैं जहां पर लगभग एक साथ ही या करीब महीने भर के फासले में असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी घोषणा साथ में नहीं हो रही है चुनाव की। अटपटा जरूर है, क्योंकि अमूमन होता यही है कि अगर 6 महीने के भीतर कहीं चुनाव होने हैं तो उन राज्यों को क्लब कर दिया जाता है ताकि जो संसाधन है उनका सही ढंग से उपयोग हो सके। लेकिन जैसा कि ये सवाल पूछा भी गया था मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि ये परंपरा है। परंपरा का हवाला देकर के उन्होंने कहा, दरअसल होता है कि एक बार जो पिछली बार हो जाता है तो वो उसी तरह से आगे कर दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जैसे आज घोषणा हुई है हिमाचल के चुनाव की, पिछली बार जो है 13 तारीख को चुनाव की घोषणा की गई थी, और साथ ही जो गुजरात के चुनाव थे वो उसके बाद 25 तारीख को घोषित किए गए थे। यानी 12 दिनों का अंतर था गुजरात और हिमाचल की घोषणा में। चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसे इस बार यहाँ पर 12 नवंबर को चुनाव हो रहा है, 8 दिसंबर को मतगणना हो रही है। तो आप ये तो मान करके चल सकते हैं कि मतगणना गुजरात की भी 8 दिसंबर को ही होगी, क्योंकि ये आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन गुजरात की मतगणना करें, दूसरे दिन आप हिमाचल की मतगणना, दो अलग अलग काउंटिंग करें, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि 8 दिसंबर को गुजरात की भी मतगणना होगी। लेकिन पिछली बार क्या किया था कि उन्होंने 25 अक्टूबर को घोषणा की थी। 2 चरणों में गुजरात के चुनाव कराए थे, 9 दिसंबर को और साथ ही 14 दिसंबर को। तो उसके बाद 18 दिसंबर को हिमाचल की गुजरात के साथ काउंटिंग हुई थी। यानी हिमाचल के लोगों को अपने राज्य में अपना जो उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया, बहुत टाइम बाद वो जानने के लिए उन्हें 1 महीने से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन एक संकेत जो आज मिला है वो ये है कि चूंकि 8 दिसंबर की डेट एक तरह से मान के चल सकते कि ये सामने आ गई है कि जिस दिन मतगणना होनी है, तो अब आप पीछे अगर इससे चलना शुरू करेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार गुजरात के चुनाव पिछली बार की तुलना में थोड़े जल्दी होंगे। 10 से 15 दिन पहले हो जाएंगे। यानी नवंबर एंड तक गुजरात के चुनाव और दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपके गुजरात के चुनाव समाप्त हो जाने चाहिए। ये अगर 2 चरणों में करते हैं तो नवंबर में एंड में एक चरण हो सकता है और दिसंबर के पहले सप्ताह में एक चरण हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पिछले बार भी 5 साल पहले जब घोषणा हुई थी तो पहले हिमाचल की हुई, उसके कुछ दिनों बाद गुजरात की हुई, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया एक साथ ही खत्म हुई। जब काउंटिंग हुई तो वो पूरी प्रक्रिया एक साथ खत्म हुई, तो कोई अलग अलग काउंटिंग नहीं हुई। और इस बार भी गैप इस तरीके का दिया है कि लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। और दरअसल इसमें उन्होंने ये लॉजिक दिया है कि जो विधानसभा का कार्यकाल है, जैसे हिमाचल का है वो 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, गुजरात का जो है वो फरवरी में समाप्त हो रहा है। तो अभी इनके पास समय है, क्योंकि कई बार होता है कि अगर मान लीजिए हंग असेंबली होती है तो कई दल जो है आते हैं, दावे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है इनको 10-15 दिनों के लिए। तो 8 दिसंबर के हिसाब से काफी ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि हिमाचल प्रदेश में सर्दी जो है वो जल्दी इस बार लग रहा है कि शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा पहले उसको चुनाव मतदान जो है कर लिया है। तो इसी हिसाब से मान के चल रहे हैं कि गुजरात में भी पहले होगा। इस बार दिवाली और छठ भी जो है त्योहार, बड़े त्योहार जो हैं वो दोनों त्योहार भी पहले आ रहे हैं 5 साल पहले की तुलना में। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक जो राजनीतिक सवाल चूंकि उठेगा, अब ये तो है, तो राजनीति है, सवाल तो उठना ही है। देखिए, ये बताया गया कि कल ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश का दौरा करके आए। कल ही बताया गया कि 16 तारीख को फिर जा रहे हैं हिमाचल, 18 को उसके बाद फिर से जाएंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्हें करना था, कई शिलान्यास करना था। अब तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार संहिता आज लागू होगी, इसलिए अब तो वो कर नहीं पाएंगे। अब वो कार्यक्रम किस स्वरूप में होंगे देखने की बात होगी। अब वो चुनावी रैलियों में तब्दील करके हो सकते हैं, लेकिन उनका खर्चा जो है वो देखने की बात होगी कि उससे पहले अगर आप स्टार कैंपेनर की सूची जारी कर देते हैं तो वो उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ेगा। और क्योंकि अभी तक तो उम्मीदवार घोषित हुए ही नहीं है कोई, तो ये 16 और 18 वाले कार्यक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लेकिन गुजरात में
अभी गुजरात भी वो 3 दिन के दौरा करके आए हैं, उसके बाद फिर से जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये कूटनीति वाला कार्यक्रम है, जो कि वहां पर जहां सरदार पटेल की प्रतिमा है, आचार संहिता से बाहर है। आचार संहिता तो अभी लगी नहीं है, और वैसे भी लग भी जाती तो चूंकि ये कूटनीतिक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, ये उसके दायरे में आता नहीं। उसके बावजूद भी अगर विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं हो रही है तो ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है। ये एक सवाल केवल परंपरा है या कुछ और भी इसके पीछे? हाँ, ये सवाल है, सिर्फ परंपरा है या इस बदलाव के पीछे कोई मकसद है कि थोड़ी और अभी कुछ और घोषणाओं को आप लोगों को प्रस्तुत करें, या क्या करना चाहते हैं? कादम्बिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादम्बिनी जी, हमने ये लॉजिक सुना जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका ये कहना था कि भाई देखिए, हम लोगों ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप अलग अलग घोषणा कर सकते हैं अगर जो दोनों असेंबली का टर्म्स है उसमें फासला ज्यादा हो। यहां उन्होंने बोला कि दोनों में 40 दिन का अंतर है। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने, मतलब वो पहले से ही तैयार थे कि ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की हुई थी? बिल्कुल संकेत, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी काफ़ी सवाल उठे थे 2017 में। तब हमने देखा था कि अलग अलग अनाउंस भले ही हुआ था, लेकिन दोनों के नतीजे जो हैं वो 18 दिसंबर को आए थे। और जो हिमाचल का अनाउंस हुआ था चुनाव, एक फेज में 68 सीटों का चुनाव हुआ था, वहां पर जो प्रत्याशी थे उनको करीब 1 महीना तक इंतजार करना पड़ा था अपने नतीजों के लिए। और गुजरात में 2 फेज में चुनाव हुआ था, तो ये 2 अलग अलग चीजें की गई थी, यानी कुल मिलाकर 3 राउंड के ये चुनाव हुए थे। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि परंपरा की बात कही जा रही है, लेकिन एक चीज होती है कि आप टेक्निकली कितना सही हैं, दूसरी चीज ये होती है कि आप क्या जो एक प्रैक्टिकल पर्पस है वो कितना सही है, एथिकली कितने सही हैं। तो ये सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर 250 असेंबली सीट्स हैं दोनों स्टेट्स के, तो एक साथ कराने में आखिर समस्या क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमेशा ये दावा करता है कि हम साइमल्टेनियसली साथ साथ में चुनाव करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। टेक्निकली सही हो सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त उन्होंने कहा है कि 40 दिन का करीब फर्क पड़ता है और दोनों की विधानसभा की अवधि खत्म होने में, तो उसको लेकर हम ये कर रहे हैं। लेकिन जब नतीजे मान लीजिए कि अगर एक ही दिन आते हैं तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये लगता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा उसको किस तरह से, कहां पर वो प्ले आउट करता है। गुजरात में क्या देखेंगे हम आने वाले दिनों में, जो ये फर्क होगा दोनों में अनाउंस करने में, उसके बीच में, और हिमाचल में हम क्या देखेंगे, शायद उससे हमको काफी जवाब मिल जाए। संकेत जी, कादम्बिनी शर्मा और अखिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो फासला है 12 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच, शायद कहानी यहीं कहीं छुपी हुई है और घोषणा भले ही बाद में हो, लेकिन ये गैप शायद ये दर्शाता है कि इसी के बीच में गुजरात के चुनाव की डेट भी अनाउंस होगी। लेकिन ये विलंब क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अभी थोड़ी और घोषणाएं करना बाकी है? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। जी हाँ, बिल्कुल, गुजरात की घोषणा करें हाँ, तो खाली प्रेस रिलीज दे दें, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, 3:30 बजे उन्होंने तारीखें बताई है। हाँ। तो खाली प्रेस रिलीज से भी काम चल जाएगा ये कि किस तारीख को उनको चुनाव कराना है। ये जो भयंकर रूप से फुटेज खाई जाती है लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने इस बारे में बोला भी, उनका ये कहना था कि हम आपको एक बहुत बड़ा एलाय मानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन उस अलायंस के चक्कर में करीब 40 मिनट तक तो भूमिका बांधी जाती है कि ऐसा किया वैसा किया, और जो असली घोषणा है जो एक फाइन प्रिंट की तरह, फुटनोट की तरह लास्ट में आती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है अखिलेश जी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि एक प्रेस स्टेटमेंट दे दीजिए, हम उसी से ही माहौल बना लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं दूसरी खबर का। कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी, ये फैसला किया है, और या अभी तक जो अदालती कार्रवाई थी उसमें यह फैसला किया है बनारस की एक अदालत ने। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको वो बता दें। वाराणसी की कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किया। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलने के दावे का यह पूरा मामला है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने को सील रखने के लिए आदेश दिया है। किसी भी तरह का सर्वे अगर अभी होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी।
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको सील करके रखा जाए, हम कैसे सर्वे की इजाजत वहां पर दे दें। दरअसल जो मुख्य केस है वो ये है कि लोगों को ज्ञानवापी के अंदर अलाउ किया जाए या नहीं मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए। इस चीज को लेकर के पिटीशन थी। उसके बाद ये एक और साइड में एक और पिटीशन आ गई कि वो जो कथित रूप से जो शिवलिंग है उसकी भी इजाजत दी जाए, उसकी कार्बन डेटिंग हो ताकि ये पता चले कि वो कितना पुराना है। इस प्रार्थना पर आज बनारस की एक अदालत ने यह बोला है कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि उसको सील रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और किसी भी तरह का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो। अब आपको यह बताते हैं कि कोर्ट ने एससी के आदेश का जो हवाला दिया है वो क्या है। सैंपल लेने से अगर कथित शिवलिंग को क्षति पहुंची तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, यह कोर्ट ने कहा है। शिवलिंग को क्षति पहुंचाने और पहुंचने पर आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। कथित शिवलिंग की प्रकृति की जानकारी से भी न्यायपूर्ण समाधान की संभावना नहीं है। ये अदालत ने अपनी बात कही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं सब मेहमानों का जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अतीक अंसारी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन यादव एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष से, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ आएंगे। पारुल खेड़ा, आप पिटिशनर हैं ज्ञानवापी मामले में, और मुजीबुर रहमान एडवोकेट इस मामले में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि कार्बन डेटिंग की प्रार्थना की जरूर गई थी, पिटिशन जरूर फाइल किया गया था, लेकिन अदालत ने अपनी तरफ से जो तर्क दिया है क्या वो संतोषजनक नहीं है? देखिए संकेत जी, हमने ये मांग करी थी, हमने सिर्फ कार्बन डेटिंग की बात नहीं करी थी। हमने कहा था कोई किसी भी साइंटिफिक मेथड्स में जिसमें कि शिवलिंग को बिना छेड़छाड़ के आप ये पता कराया जाए कि ये हमारे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है कि फवारा है जो कि एक वर्ग बोल रहा है। इसका कोई तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जिसके तहत हम एक नतीजे पे पहुंचे कि ये है तो क्या है। तो इस वजह से, क्योंकि देखिए मैं आपको थोड़ा और कुछ फैक्चुअल भी बात बताना चाहूंगी कि हमने पहले हिस्टोरिकल एविडेंस रखे जैसे जिसमें कि फरमान दिखाए, जिसमें मंदिर को ध्वस्त करने के फरमान है। उसके बाद वैसे भी फरमान है जिसमें लोगों ने जो ध्वस्त किया उन्हें सम्मानित करने के भी फरमान है। हमने वो एविडेंस भी दिखाए। हमने अपने वेद पुराणों का भी पूरा सामने रखा कि किस तरीके से शिव पुराण और बाकी जगहों पे उनका वर्णन है, इन्होंने वो भी नहीं माना। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रखे गए जहां पर जो नंदी जी है वो शिव जी की तरफ मुंह कर कर विराजमान है, मां श्रृंगार गौरी उनकी मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे है, और कितनी तरह की त्रिशूल, मगरमच्छ फूल, स्वास्तिक के चिन्ह हैं मस्जिद की दीवारों में, जिसको भी इन्होंने नकार दिया। उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता बचा? हमने ये सोचा कि हम एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के रूट से जाते हैं और इसका पता लगा दे, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए कि ये फुवारा है कि शिवलिंग है। जी अतीक अंसारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए अब ये मामला जो है ये गायब हो गया जी। अतीक जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संकेत दिया गया बस। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो अदालत ने आज कहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अदालत ने जो आज कहा है वक्ती तौर पे थोड़ा सा संतोषजनक है हमारे लिए, लेकिन पूरा संतोष इसलिए नहीं है कि ये डिमांड जो हुई अंदर सर्वे करने की, और अभी जो बहन हमारी जो कह रही थी कि हम जानना चाहते हैं उसका ऐतिहासिकता और फलावड़े का, ये एक प्रक्रिया है किसी तरीके से मंदिर में अंदर दाखिल हो, मस्जिद में अंदर दाखिल होने की। श्रृंगार गौरी की जहां तक पूजा अर्चना की बात अभी हमारी बहन ने जिसका जिक्र किया, वो मस्जिद के बाहरी दीवार पे बाहर साइड में एक आकृति सिर्फ है, उस पर पूजा अर्चना से बात शुरू हुई, अंदर सर्वे तक बात चली गई, निशाना एकदम साफ है। किसी तरह हमको अंदर दाखिल हो जाना है, दाखिल होने के बाद फिर क्या कुछ होना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आज का इस फैसला, इस पर हम बहुत ज्यादा खुश होकर क्या करें, अभी जो वजू खाना सील हुआ पहले उसी की बात कर लें कि क्या प्रोसेस अपनाया गया। एक विष्णु शंकर जैन जूनियर वकील, वो सर्वे टीम के साथ थे मौजूद। ड्यूरिंग सर्वे
वो मस्जिद से बाहर निकल के जाते हैं और अपने सीनियर लॉयर अपने पिताजी हरिशंकर जैन को फोन करते हैं। हरिशंकर जैन जी तुरंत अदालत में जाते हैं और एक एप्लीकेशन लगाते हैं। नियमतः उस एप्लीकेशन का नोटिस मस्जिद पक्ष के वकीलों को दिया जाना चाहिए, नहीं दिया गया और कोर्ट ने सीधे वहां से आदेश कर दिया कि वजूखाना सील कर दिया जाए और वजूखाना सील हो गया आउट ऑफ द वे। जब इस तरह के फैसलों की झड़ी लगी हो तो संकेत जी हम क्या कह सकते हैं, क्या खुशी जाहिर करें कि बड़ा अच्छा फैसला आ गया और क्या अफसोस जाहिर करें? निशाना बिल्कुल साफ है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं सबके धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं ये कह रहा हूं, मेरी उम्र 66 साल है, 45 साल मैंने उसमें नमाज पढ़ी है और उसको मैंने देखा है फव्वारे की शक्ल में। आज उसको शिवलिंग कहा जा रहा है। एक छोटी सी बात, हमारी बहन इसका जवाब देंगी, दुनिया में मैंने अनगिनत शिवलिंग देखे हैं, किसी में छेद नहीं पाया है और कमीशन वकील ने उसमें 62 सेंटीमीटर तीली डाल के देखा, बावजूद इसके उसमें जांच की गुंजाइश बनती है। हाउ सरप्राइजिंग। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसके बावजूद उस पर जांच की डिमांड साबित कर देना उसमें है। किस तरीके से पानी आता है, कैसे फवारा बना, कोई तो उसमें भी आप एविडेंस बताएंगे ना कि अगर वो फवारा है तो कहाँ से पानी जाता है, क्या व्यवस्था है उस फवारे की, आप ये बताएंगे। आप कह रहे हैं हम मंदिर में घुस गए, आपने हमारे मंदिर पे कब्जा कर लिया, आप ये बात नहीं मान रहे, आप अभी भी फवारा कर रहे हैं। बहस को पीछे ले जाएंगे। बात सुनिए, एक मेरी एक करके प्लीज, एक करके। हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर इस तरह से बहस को पीछे ले जाएंगी तो हम औरंगजेब से बहुत साल पीछे तक चले जाएंगे। ये कहना कि आपने तोड़ दिया, ये फैसला आपने सुना दिया, तो मैं भी कहता हूं कि बहुत सारे बौद्ध मंदिर तोड़ दिए गए हिंदुस्तान के अंदर। इतिहास को कहां तक ले जाएंगी, सिर्फ औरंगजेब तक या उसके पीछे भी जाएंगी? आप बताएं, आप मुझे एक आधार तय करें। नहीं, एक सेकेंड, हमारे दो और वक्ता हैं, उनको भी जरा यहाँ पर शामिल कर लें। मदन मोहन यादव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष से। मदन मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अदालत ने आज अपनी कार्रवाई में जो तर्क दिया है कार्बन डेटिंग अलाउ न करने का, इसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऊंची अदालत? मदन मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मुजीबुर रहमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं, किस तरीके से देखते हैं आप आज की इस कार्रवाई को? देखिए, जो मैंने पहला बयान सुना था मदन मोहन यादव जी का, और वो वेल विद इन देयर राइट हैं, वो चाहें तो वो ऊंची अदालत भी जा सकते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए। मैंने जो आज ये ऑर्डर आया है पढ़ा नहीं है, आप ही के चैनल से मुझे पता चला है कि उसको इसलिए कह के रिजेक्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, अगर एज पता भी लगा लिया जाए तो उससे ये कैसे पता चलेगा कि वो शिवलिंग है? क्योंकि जो पत्थर होते हैं पहाड़ों से आते हैं, कोई घर बनाता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई मूर्तियां बनाता है, तो उसकी एज से क्या कनेक्शन है शिवलिंग होने का? इस लॉजिक के ऊपर अगर कोर्ट उसको डिसमिस करता तो ज्यादा खुशी होती। दूसरी चीज, उसी लॉजिक के ऊपर जो कोर्ट है उसको ये पिटीशन भी खारिज करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बताऊंगा, एक लिमिटेशन एक्ट 1963 है, उसका सेक्शन 3 में जाइए, बार है लिमिटेशन की, और उसका शेड्यूल 1 में आप आएंगे तो वहां पर पैरा 64 में आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए जिसका टाइटल आपके पास नहीं है 12 इयर्स है, अगर टाइटल भी आपके पास है यानी कि रजिस्ट्री के पेपर्स भी आपके पास है तो भी 12 इयर्स है। तो इन जब कानून हमारे देश में मौजूद है तो इस तरीके का फ्रीवेलियस सूट कैसे मेंटेन कर सकता है, इतना लंबा चल सकता है और देश का सौहार्द खराब कर सकता है? इसके पीछे यकीनन कोई साजिश है। क्या साजिश? आप देखिए ना, जब से 2014 से क्या क्या साजिशें हो रही हैं, कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो कोर्ट के बाहर हो या कोर्ट के अंदर हो, किस तरीके से एजेंसियों को मिसयूज किया जा रहा है, सबको सामने मालूम है कि किस तरीके की साजिशें हैं और कौन लोग इसके मैं पीछे हैं। पारुल खेड़ा आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आज ये मामला अदालत में भी उठा जब ये सवाल पूछा गया कि जो मेन पिटिशन है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत पूरे साल मिले, ये उस मेन पिटिशन से अलग हटकर एक पिटिशन थी, ये वो मेन पिटिशन से इसका कोई लेना देना नहीं था। जी संकेत, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिटीशन में लिखा है उसमें सिर्फ मां श्रृंगार गौरी के साथ गणेश जी,
या जितने भी विग्रह है मंदिर में उन सबकी पूजा अर्चना करने का। विजिबल एंड इनविजिबल डीटीज ये टर्म लिखी है उसमें पिटीशन में, जो पहली पिटीशन की भी आप बात कर रहे हैं। तो जितने विग्रह है, जितने देवी देवता उस कॉम्प्लेक्स में है, उनकी पूजा अर्चना की मांग करने गए थे। देखिए, हम माँ श्रृंगार गौरी को की पूजा अर्चना की मांग करने गए थे और हमें वहां बाबा विश्वनाथ मिल गए। तो हम, और आप जाएंगे, अगर आप उस मस्जिद में जाते हैं और आप देखेंगे इतना एविडेंट है कैसे नंदी जी शिव जी की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये सारी चीजें अदालतें साबित करेंगी। और ये पूरी प्रक्रिया, एक सेकेंड, ये पूरी प्रक्रिया अब कायदे से शुरू हुई है जी। अतीक जी, कायदे से अभी ये सब अदालत के अधीन है। तो इसमें ये मान लेना कि ये सच्चाई है, एक ऐसे सर्वे को लेकर के जिसके जितनी कंट्रोवर्सी उस सर्वे को लेकर के हुई, जिनके अगुवाई में वो हुआ, उनको ही हटा दिया गया, वो सारी चीजें हम लोगों ने रिपोर्ट की थी। अतीक जी, फाइनल कमेंट। मैं यही शुरू से कह रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो कि इस तरह के विवाद का उठना देश में दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उठ गया है तो मेरा ये मानना है कि कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए, कोई वो शक्ल न दी जाए। हम डिसाइड नहीं कर रहे, आप और मैं यहाँ बैठकर। मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं, मैंने आप पे आक्षेप नहीं लगाया। मैंने कहा कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए, लेकिन कमीशन वकील बाहर निकलते ही चिल्लाना शुरू कर दिए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, मतलब फैसला वहां होने लग जाता है। ये गलत है और इसका सिलसिला जारी है, लगातार, कहीं नहीं रुक रहा है। आप फवारा बोलते रहे, उस पर हम आपत्ति ना करें, हम बाबा बोलते हैं उस पर आप आपत्ति कर देते हैं। ये कैसी, मतलब ये डुअल आपकी कैरेक्टर है। जब आप कोर्ट में गई, मैडम, अरे मेरी बात सुनिए, आपकी आस्था मेरा अकीदा दोनों एक बराबर है। सुनिए मेरी बात, मैं मैडम बहन कह रहा हूं कि जब आपने कहा कि कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए और बाहर निकल के फैसला सुनाने लग जाते हैं, जब आपके बाबा मिल गए, हाउ इट इज पॉसिबल? अब आप मुझे इसको जस्टिफाई करें ना। नहीं तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शक होता है। आज आपके ओवैसी जी बोल रहे थे टीवी पे कि हम तो वहां वजू करना चाहते हैं, वो तक बोल रहे हैं कि हम तो वहां वजू करना चाहते हैं। चलिए, देखिए ऐसा है कि ये सब बयानबाजी और खासतौर से राजनीतिक बयानबाजी। एक सेकंड अतीक जी, ना आप ना पारुल जी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए और ना ही इस किस्म की बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मामला भयंकर रूप से संवेदनशील है और इसके ऊपर फैसले अदालत कर रही है। इस तरीके की बहस में इस पर फैसला नहीं हो सकता और इस पर बातचीत नहीं हो सकती। मेरा आर्गुमेंट, संकेत जी 1 मिनट, मेरा यही है कि कोर्ट जो डिसाइड करे सबको मान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी भारत के कानून में ये इजाजत है कि अगर आपको कोर्ट के फैसले मंजूर नहीं है तो आप और ऊंची अदालत में भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं सीधा वाराणसी। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ अब मौजूद हैं। सौरभ, आज कोर्ट में, अदालत में क्या क्या हुआ वो तो हमने जान लिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो पिटिशनर्स हैं इसमें, उनकी तरफ से क्या बयान आ रहा है? क्या किसी और ऊंची अदालत में इसके खिलाफ वो जाएंगे? बिल्कुल संकेत, जो इसमें वादी पक्ष है, यानी जिसको हिंदू पक्ष कहा जाता है, उसने कहा है कि वो जो आज फैसला आया है वाराणसी कोर्ट का, जिसके बारे में आपने बताया दर्शकों को कि कार्बन डेटिंग की जो उनकी अर्जी थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश रिकॉल करे। 17 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो सिविल कोर्ट ने यहाँ आदेश दिया था कि वजू खाने को सील कर दिया जाए। 16 मई को सर्वे कमीशन ने, जब कमीशन के दौरान ये कहा हिंदू पक्ष ने कि जो वजू खाना है वहाँ पर शिवलिंग मिला है, वो प्रकट हुए हैं शिवलिंग, ऐसा कहा। उसके बाद कोर्ट ने तुरंत 16 मई को ही आदेश दे करके उस वजू खानों के सील कर दिया था और कहा था कि यहाँ पर ना कोई आएगा जाएगा, सीआरपीएफ इसकी सुरक्षा करेगी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पर अपनी मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा अपने आदेश में कि जितनी भी याचिकाएं हैं सब जिला कोर्ट यानी जिला जज सुनेंगे और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता आखिर में, तब तक ये वजू खाना पूरी तरीके से सील रहेगा, सीआरपीएफ की निगरानी में रहेगा, किसी को ना अंदर जाने आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। यही हवाला दे करके कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कार्बन डेटिंग या किसी प्रकार का वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं होगा। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का तो हवाला दिया ही है, साथ में जो अपने आदेश में ये भी लिखा है कोर्ट ने
कि अगर एएसआई का सर्वे कराया जाता है उससे भी ये ऐसा लगता नहीं है कि न्यायपूर्ण तरीके से पता चल पाएगा कि शिवलिंग कितने साल पुरानी है, उसकी आकृति कैसी है, संरचना कैसी है। क्योंकि अगर शिवलिंग पत्थर का है वहाँ पर तो पत्थर की कार्बन डेटिंग संभव नहीं है। वैसे एएसआई के पास दूसरे भी रडार मैपिंग या लेज़र से तमाम दूसरे तरीके होते हैं। तो कोर्ट ने जजमेंट में ये भी लिखा है कि अगर सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग को कोई क्षति पहुँचती है, नुकसान पहुँचता है, तो उससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हो सकती हैं। तो एक ये भी आधार दिया है कोर्ट ने। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के अब एक नई अर्जी दाखिल करेगा हिंदू पक्ष, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगा कि अपना पुराना आदेश रिकॉल करें और सर्वेक्षण कराने की, वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया जाए, ताकि ये समझ में आए कि वो शिवलिंग है तो वो कितने साल पुराना है, उसकी आकृति कैसे है, उसकी संरचना यानी किस से बना हुआ है। और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहाँ जैसे उन्होंने विरोध किया है सर्वे का, वैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस का विरोध करेंगे और वो कोर्ट से कहेंगे कि अगर उनको मौका मिले तो वो फवारा है उसको साबित कर देंगे, उसको चलाकर भी दिखा सकते हैं। ये भी मुस्लिम पक्ष कह रहा है। तो देखिए संकेत, 100 बात की बात ये है कि ये मामला लंबा खिंचेगा। अब सोमवार को अगली तारीख है इस मामले में, उस अगली तारीख को कोर्ट ये तय करेगा कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में अब किस तरीके से आगे सुनवाई हो। क्योंकि पिछली बार 22 तारीख को कोर्ट ने ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी, इसमें कार्बन डेटिंग की बात थी, अब वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। और अब और भी तमाम एप्लीकेशंस हैं कोर्ट के सामने, जैसे कि एक एप्लीकेशन सुधीर त्रिपाठी की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि नंदी के सामने वाली जो दीवार है मस्जिद की उसको तोड़ करके वापस एक सर्वे कराया जाए। एक एप्लीकेशन इसमें रोज़ दर्शन करने की मांग है। ऐसे तमाम लगभग 12 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब किस एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी इस पर कोर्ट सोमवार को फैसला करेगा और उधर हिंदू पक्ष जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, ताकि फिर से वो एक मांग करें कि कार्बन डेटिंग कराया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि शिवलिंग है तो कितने साल पुरानी है, उसकी आकृति कैसी है और उसकी संरचना क्या है, यानी किससे बना हुआ है। तो इन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी उस अर्जी का विरोध करेगा। संकेत जी, सौरभ शुक्ला, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपको सुना दें कि किस तरीके से एक एक करके सब केंद्र मंत्री गुजरात में गोपाल इटालिया, जो कि अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के, उनके कुछ पुराने बयानों पर एक एक करके टिप्पणी कर रहे हैं। ये है स्मृति ईरानी जी का बयान। अब आम आदमी पार्टी के इस नेता ने प्रधान सेवक की 100 वर्षीय मां का अपमान मात्र इसलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैंने जितना गुजरात और गुजरातियों को अपने जीवन में समझा है, मैं अरविंद केजरीवाल जी से 2 शब्द साफ कहना चाहती हूं। राजनीतिक हार। गुजरात में आम आदमी पार्टी का यही भविष्य आगामी चुनाव में होने वाला है। और एक मुकाबला अब आपको बता दें जो महाराष्ट्र में चल रहा है। शिवसेना के जो 2 गुट बन गए हैं, अब उनका पहला मुकाबला एक बाय इलेक्शन में होगा। दोनों को अपना अपना चिन्ह मिल गया है। इस पूरे मसले पर बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने आदित्य ठाकरे से। चिन्ह है मशाल और जीत होगी विशाल, इसी में हम भरोसा करते हैं। तीनों पार्टी तो है साथ में, हमारे सारे अन्य मित्र पक्ष है, लेकिन अगर आप देखें तो आज जो राजनीतिक लोग नहीं है, जो जनता है, आम आदमी जो है, जो मुंबईकर है, वो आज इस लड़ाई में हमारे साथ उतरे हुए हैं। क्योंकि जो आपने गए 2-3 दिनों में देखा, जैसे बीएमसी बर्ताव कर रही है, जैसे खोके सरकार पर्दों के पीछे से उनको बर्ताव करना लगा रही है, ये फैसिज्म के हिसाब से जा रहा है और ये किसी को भी पसंद नहीं है।